Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss the next topic, that is law of chemical combination. तो ये है पार्ट 4 वीडियो जो क्लास 11 की केमिस्ट्री है, चैप्टर 1 दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका ये पार्ट 4 वीडियो है। तो जो पहले के 3 पार्ट है, पार्ट 1 2 3, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। तो अगर आपने वो पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, पहले जाके आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टोटल यहाँ पर 5 लॉज हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से देखिए। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ दिया था साइंटिस्ट एंटोनी लेवोइसियर। तो यहाँ पर हमने साइंटिस्ट का नाम भी लिखा है, मतलब ये जो लॉ है कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। देन सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ डिफिनाइट कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो ये लॉ दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। देन नेक्स्ट थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ इज गिवन बाय डाल्टन। देन नेक्स्ट इज फोर्थ लॉ, दैट इज गे लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये लॉ दिया था, आप नाम में ही देख सकते हो, गे लुसेक ने दिया था। तो इनका पूरा नाम है जोसेफ लुइस गे लुसेक। देन नेक्स्ट जो फिफ्थ लॉ है दैट इज एवोगैड्रो लॉ, ये दिया था अमीडियो एवोगैड्रो ने। तो ये 5 लॉ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहला लॉ डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वन बाय वन करके इन सभी लॉस को डिस्कस करते हैं। So first law is law of conservation of mass, which is given by Antoine Lavoisier. So this law states that mass can neither be created nor destroyed. जो मास होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन, ना तो उसको हम क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। जो मास होता है ना वो कंजर्व्ड रहता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दोनों तरफ जो मास होंगे वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी। तो ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मास कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ पर अगर ये रिएक्टेंट का मास 200 ग्राम है तो यहाँ पर भी 200 ग्राम होगा। जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। दोनों का मास देखते हैं, सेम ही आएगा। यहाँ पर कैसे देखिए, कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 32। तो 12 प्लस 32 44। अभी यहाँ पर देखिए एक कार्बन है 12 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 16 इंटू 2 32। 12 प्लस 32 44। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें जो मास होता है वो कंजर्व्ड होता है। देन नेक्स्ट सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन। तो दिस लॉ इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। दिस लॉ स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब जो गिवन कंपाउंड होगा वो कंपाउंड का सोर्स कुछ भी रहने दो, ठीक है, वो कंपाउंड कहीं से भी ऑब्टेन किया गया है, उस कंपाउंड में सेम एलिमेंट होंगे एंड उन एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होगा वो भी सेम होगा। तो जोसेफ प्राउस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने लिया था क्यूपरिक कार्बोनेट। क्यूपरिक कार्बोनेट का 2 सैंपल लिया था, एक नेचुरल सैंपल था और एक सिंथेटिक सैंपल था। मतलब एक सैंपल नेचर से लिया था उन्होंने और एक जो सैंपल था वो सिंथेटिक था, मतलब लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था। तो दोनों सैंपल में क्या होगा, यहाँ पर CuCO3 फॉर्मूला, तो क्यूपरिक कार्बोनेट का क्या होता है, CuCO3 होता है। तो चाहे उस जो कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, यहाँ पर कंपाउंड है क्यूपरिक कार्बोनेट, तो कहाँ से भी वो कंपाउंड ऑब्टेन किया गया हो, उनका एलिमेंट सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट कॉपर कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों में क्या एलिमेंट सेम ही होगा। अब इन एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो भी कैसा होगा, सेम होगा। आप देख सकते हो ये नेचुरल सैंपल है, तो यहाँ पर जो कॉपर का परसेंट है वो कितना 51.35। वहीं अगर हम सिंथेटिक सैंपल की बात करते हैं तो इसका भी जो प्रोपोर्शन है वो भी सेम है,
51.35। यहाँ पर देख सकते हो परसेंट ऑफ कॉपर इज सेम। वैसे यहाँ पर परसेंट ऑफ कार्बन नेचुरल सैंपल सिंथेटिक सैंपल का सेम है 9.74 9.74। तो यहाँ पर देख सकते हो जो एलिमेंट है ना उनका जो प्रोपोर्शन है वो भी कैसा है, वो भी सेम है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। Third law is law of multiple proportion. So this law state that when two elements combine to form two or more compound, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, then the different masses of one element which combine with the same mass of other element. तो दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो जो एक एलिमेंट है जिनका मास अलग है और जो दूसरा एलिमेंट है जिनका मास सेम है, तो यहाँ पर वो एलिमेंट जिसका मास डिफरेंट है उनका हम क्या कर सकते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल सकते हैं। उनका सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम दो एलिमेंट ले लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो इनसे दो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, एक CO फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पर कार्बन जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कंबाइन होता है, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, CO gives you CO and CO2। तो यहाँ पर कार्बन का मास कितना होगा 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन 12 ऑक्सीजन का 16, 12:16। देन यहाँ पर 12 यहाँ पर ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, 16 × 32। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या बोला है, द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट जिनका मास डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है इसका मास डिफरेंट है, 16 है यहाँ पर 32 है। जो कंबाइन कर रहे हैं सेम मासेस ऑफ अदर एलिमेंट विच कंबाइन विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो ये अदर एलिमेंट है जिसके साथ ये कंबाइन कर रहे हैं, इनका मास कैसा है, सेम है। तो यहाँ पर वो एलिमेंट जिनका मास डिफरेंट है वो क्या होगा, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो यहाँ पर 1632 है, 16:32। तो क्या आ जाएगा 1:2। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो यहाँ पर आया है। तो आई होप कि आपको ये लॉ समझ में आया हो। देन नेक्स्ट इसे आप नोट डाउन कर लो, बढ़ते हैं फोर्थ लॉ की तरफ। देन नेक्स्ट फोर्थ लॉ इज गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो ये जो लॉ होता है ये सिर्फ गैसेस के लिए ही अप्लीकेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो गैसेस वॉल्यूम। According to this law, when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in simple ratio by volume, provided all gases at same temperature and pressure. तो यहाँ पर जब गैसेस कंबाइन करते हैं या प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो वो एक जो वॉल्यूम होता है उनका क्या होता है, सिंपल रेशियो होता है। वॉल्यूम जो होगा उसका सिंपल रेशियो होगा, प्रोवाइडेड यहाँ पर कंडीशन जो गैसेस है उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। अब यहाँ पर ये जो स्टेट होता है ना, रिएक्टेंट साइड में आप यहाँ पर जो जो भी लेते हो सब्सटेंस और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होते हैं, वो सभी गैसेस में होंगे। तो यहाँ पर देखिए वाटर वेपर है यहाँ पर, ठीक है, गैसेस फॉर्म में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 100 ml है, ऑक्सीजन 50 ml एंड वाटर 100 ml। तो यहाँ पर बोला गया व्हेन गैसेस कंबाइन, जब गैसेस कंबाइन करते हैं तो ये जो वॉल्यूम है ना, गैसेस का ये जो वॉल्यूम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ये जो वॉल्यूम है, ये क्या होगा, इनका सिंपल रेशियो होगा। तो देखिए इनका सिंपल रेशियो आएगा यहाँ पर 100:50, सिंपल रेशियो 2:1। Then next, fifth law is Avogadro law. So Avogadro law state that equal volume of all gases under all same condition of temperature and pressure contain equal number of molecule। मतलब इक्वल वॉल्यूम गैसेस, जो भी गैसेस है, जितने भी गैसेस है उनका वॉल्यूम इक्वल है
तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कंडीशन सेम होना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम कंडीशन दैट इज टेम्परेचर प्रेशर ये कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 2 कंटेनर लिया है, दोनों सेम है। ठीक है, 1 लीटर 1 लीटर। अब इस कंटेनर में मैंने फिल किया है हाइड्रोजन गैस एंड इसमें है ऑक्सीजन गैस। सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के हमने 20 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ पर भी 20 मॉलिक्यूल्स ही होंगे, क्योंकि वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर नोट डाउन कर लो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम सेम रहेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे होंगे गैसेस के, वो भी सेम होंगे, वो भी कैसे होंगे, इक्वली होंगे।